नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में चल रहे एसआईआर अभियान को लेकर चुनाव आयोग ने आज बड़ा दावा किया। इसी ने वोटर अपडेशन के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि 90% लोगों के फॉर्म भरे जा चुके हैं। साथ ही ये भी बता दिया कि 4.5% वोटर अपने पते पर नहीं मिले, जिससे साफ है कि लाखों की संख्या में वोट कटने वाले हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने फिर सवाल खड़े किए। वहीं चुनावों की तैयारियों पर एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटा है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी, ओवैसी और प्रशांत किशोर को लेकर भी बिहार में खूब चर्चा हो रही है। इन पार्टियों का क्या है चुनावी फैक्टर? चुनाव आयोग के आंकड़ों से विपक्ष क्यों है परेशान? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एसआईआर पर चुनावी जो आंकड़े आए हैं चुनाव आयोग के, उससे विपक्ष क्यों डरा हुआ है? देखिए, विपक्ष को ये लग रहा है कि वो ये कुतर्क देकर कि हम बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान का एक लीगलाइज्ड वोटर बना दें, रोहिंग्यास को बाकायदा हिंदुस्तान में वोट देने का अधिकार दे दें, विदेश से आए हुए लोगों को यहाँ का वोटर बना दें, ये डेमोक्रेसी है। और अगर बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यास को डिफ्रेंचाइज किया जाता है, उनसे उनको वोट देने का अधिकार जो अब तक चोरी छिपे ये दे रहे थे, उसको अगर छीना जाता है तो ये ड्रैकोनियन पॉलिसी है। मतलब आप उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हो। और आज तो हद हो गई, बेशर्मी की सारी सीमाएं बिल्कुल लांघ दी गई। तमाम विपक्षी पार्टियों को तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिखी, हालांकि वो खुद नहीं लिख सकते, वो चिट्ठी को हमने देखा, वो तो किसी और ने ड्राफ्ट किया और इनके नाम से जो है वो। और उसमें क्या अपील की जा रही है? अपील ये की जा रही है कि तमाम संविधान बचा, बांग्लादेशियों को वोटर बना देना, रोहिंग्या मुसलमानों को वोटर बना देना, ये संविधान बचाने के बाद। तो ये जो है, पहले तो सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों को लताड़ पड़ी, फिर भी बिहार की जनता कहाँ ये कह रहे थे कि किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास कागज नहीं है, कहाँ से गरीब जनता, गरीब गुरबा है वो दिखा पाएंगे। मतलब मालूम चल रहा 4.5% जो अपना पते पे नहीं है, फर्जी वोटर है, घोस्ट वोटर सही है लोग। 35 लाख लोगों का तो अलग लिस्ट है, जिसमें जो लोग मर गए उनको करेक्ट किया गया, जिन लोगों का नाम डबल जगह पे है उनको अलग चिन्हित किया गया। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे पास तो ऐसी ऐसी जानकारी आ रही है कि जिसमें विदेशी लोग भी हैं और 4.5% के आसपास घोस्ट वोटर है। वो अपने इलाके में जगह पे नहीं है, एड्रेस दिया हुआ है, वो वहां पे जाओ तो वहां कुछ नहीं है। ये केजरीवाल का मॉडल है। ये कितना बवाल कर रहा था कि इलेक्शन बोर्ड पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस तमाम के बीएलए के साथ नई दिल्ली के एक गराज में पहुंची। मालूम चल रहा है कि वो एक गराज है, वहां पंचर बनाने वाले लोग बैठते हैं। 25 मुसलमानों का नाम जो है उसी गराज के एड्रेस पे दिया हुआ है। नाम नहीं काटा जाएगा, नाम नहीं काटा जाएगा। ये पब्लिक को तुम लोग बेवकूफ समझ रखे हो। 96% से ज्यादा फॉर्म्स आ गए, 90% तो अपलोड हो गए, अभी बहुत समय बाकी है। अब इनका वेरिफिकेशन भी होगा, और जिस तरीके से इतने कम समय में इलेक्शन कमीशन ने यह काम को अंजाम दिया है, जिसको लेकर के सबसे पहले ज्ञानी महापुरुष लोग जो है खड़ा होकर थे कि इतने कम समय में कैसे होगा। लीजिए, हो गया, 96% हो गया, अभी तो बहुत समय बाकी है। अब जो नहीं होंगे, अब 4.5% गायब ही है, तो उनका कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा। तो ये मुझे लगता है कि इनकी खलबली इस बात को लेकर के है कि जहां जहां इन लोगों ने बांग्लादेशियों के, मुसलमानों के डबल ट्रिपल घोस्ट वोटर्स क्रिएट किए, जो पैदा नहीं भी हुए उनके नाम से भी वोटर लिस्ट में नाम डाल दिया। ये सफाई अभियान
इनके वोट बैंक को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने जा रहा है, इसलिए ये बौखलाहट है। बिल्कुल। और इधर योगेंद्र यादव सबसे पहले आगे आए हैं। उन्होंने सबसे पहले इन आंकड़ों जो तथ्य चुनाव आयोग की तरफ से रिलीज किए गए एसआईआर को लेकर उस पर कई सवाल खड़े किए कि योगेंद्र यादव कौन है जो ये सब बात बोलने वाला, इसको कौन संज्ञान में लेता है, यही बात सबसे पहले शक के दायरे में आता है। योगेंद्र यादव को इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना, ये तो लगता है वैसे ही जैसे ये एक फेल्यूअर व्यक्ति जिसने चुनावी राजनीति में कदम रखा, आज तक एक पंचायत का चुनाव नहीं जीता और पूरी चुनावी प्रक्रिया के बारे में ज्ञान बांटता है। योगेंद्र यादव आज से नहीं, पहले पार्टी बनाया था और इन लोगों ने कॉफी हाउस में बैठ बैठ कर रणनीति बनाई और उसके बाद पार्टी जमीन पर काम ही नहीं कर पाई। फिर इन लोगों ने क्या किया, आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। आम आदमी पार्टी में दौड़ते धूपते आज तक विधानसभा टिकट भी नहीं मिला। उसके बाद लोकसभा में चुनाव लड़के देख लिया, हार गया। वहां से लात मारकर जब अरविंद केजरीवाल ने इसको भगाया तो उसके बाद बेइज्जती महसूस भी नहीं हुई इसको कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ बोल सके। इसने अपनी एक पार्टी फिर से बनाई, स्वराज पार्टी। ये दिल्ली के कारपोरेशन के चुनाव में चुनाव लड़ा और एक भी सीट नहीं जीत पाया, 1% भी वोट नहीं आ पाया। उसके बाद राजनीति से संन्यास। अब फिर ये पिछलग्गू बना फिर रहा है किसका, राहुल गांधी का, जिसको भर भर कर गालियां देता था। तो आज उसकी बातों को संज्ञान में कौन लेता है। लेकिन खैर, ये योगेंद्र यादव की बात नहीं है, बात है तेजस्वी यादव की। ये योगेंद्र यादव कौन है, तेजस्वी यादव की, राहुल गांधी की, कि ये लोग अचानक से ये जो लेटर लिखने लगे हैं, बातचीत करने लगे, आपस में सड़कों पर हंगामा की कोशिश करने लगे हैं, चुनाव आयोग के साथ आंकड़ों की लड़ाई लड़े। इन लोगों के डिस्ट्रिक्ट यूनिट में वो आंकड़े भेज दिए गए, सबका नाम पता भेज दिया गया कि देखो इन लोगों का नाम कटा है और इसका वेरिफिकेशन तुम अपने बीएलए से करवा लो। कितने लोगों ने आंकड़ों के साथ ये बताया कि देखिए इस जगह पर इतने लोगों का नाम काटा गया है, वो अभी मौजूद है। नहीं बताया। इनके बीएलए ने कहा कि सही कटा गया है और ये हमारा ही वोटर है, लेकिन फिर भी हम क्या करें, अगर चैलेंज करेंगे तो हम ही फंस जाएंगे। इतने दिनों से ये वोटर थे कैसे। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो गई कि ये लोग सिर्फ कंफ्यूज कर सकता है। परेशानी इन लोगों के अंदर है, लेकिन कंफ्यूज कर सकता है, आंकड़े नहीं दे सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जब वो लिस्ट आएगी तो उसके बाद लगता है कि ये अपना ये जो पिटीशन दायर किया है वही विड्रॉ कर ले, क्योंकि आगे इन लोगों के पास ना आंकड़े हैं, ना तर्क है, ना तथ्य है। और तभी बिहार में जो सियासी समीकरण सेट हो रहे हैं उसमें ये सब अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। सियासी समीकरण सेट करने में तो एनडीए तो बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन महागठबंधन पिछड़ रहा है। लेकिन इस बीच ओवैसी, आम आदमी पार्टी और पीके को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। देखिए, पीके तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहा है। 4 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा, कहीं नहीं जीत सका। कल मैं सुन रहा था पवन वर्मा जो उनके स्पोक्स पर्सन दिल्ली में बने हुए हैं, पहले जेडीयू में थे, आईएफएस ऑफिसर हैं, उन्होंने बड़ा गजब दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए हमारी पार्टी में पेड मेंबरशिप होता है और हमारे पास 1 करोड़ से ज़्यादा, मतलब 7.8 करोड़ टोटल वोटर्स हैं। और उसमें ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे पास पेड मेंबर्स हैं, मतलब जो जिन्होंने पैसे देकर के मेंबरशिप ली। तब तो पहले ही सरकार बना लो भाई। बिहार में अगर 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ आपके पास पेड कार्यकर्ता है, तब तो इसका मतलब है कि तुम तो चुनाव जीत गए। ये ढकोसलाबाजी है। ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि एक अजब किस्म की राजनीति वहां हो रही है। ओवैसी ने भी कहा कि भाई हमको एनडीए में शामिल, महागठबंधन में शामिल कर लो, सेक्युलरिज्म खेलेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नहीं, ये बी टीम है। तो अभी बीजेपी की कई सारी बी टीम खड़ी हो गई। ये महागठबंधन वाले ओवैसी को भी बीजेपी का बी टीम, प्रशांत किशोर को भी बी टीम, है ना। अब अंदर खाने कुछ और बातें चल रही है कि कोई वहां पे तीसरा मोर्चा भी खड़ा हो सकता है। अगर सीटों का बंटवारा इधर ढंग से नहीं हुआ तो कोई तीसरा मोर्चा भी, राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है। किसी का कोई
ईमान धर्म नहीं होता। तो ये मालूम चला कि भाई कि कांग्रेस पार्टी को 70 सीट नहीं मिल रहा, 35 पे 40 पे तेजस्वी यादव लटका देंगे, तो फिर कांग्रेस पार्टी वाले लोग कहेंगे नहीं भाई हम कोई और रास्ता ढूंढते। तो भाई कांग्रेस पार्टी के साथ तो इतने दिनों तक काम किया है ना भाई ये प्रशांत किशोर। जब से 2014 के बाद जब इनको लताड़ मार के भगा दिया गया बीजेपी से, तब से ये इधर उधर ही कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का आज सबसे ज्यादा काम किया। तो कांग्रेस और पीके के बीच में भी समझौता हो सकता है। फिर मुसलमानों का वोट चाहिए होगा तो ओवैसी भी आ सकते हैं। तो कुछ भी पॉसिबल है। कहने का मतलब ये है कि हकीकत कि वहां पे मुख्यमंत्री की कुर्सी में कोई वैकेंसी नहीं है, कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। जमीन पे बीजेपी, चिराग और जेडीयू की ताकत इतनी मजबूत नजर आ रही है कि वहां कोई बदलाव की आंधी चल रही हो, ग्राउंड से ये फीडबैक नहीं आ रहा। सारे लोग हवा में तीर मार रहे हैं और इसलिए वहां जो साफ साफ दिख रहा है कि बहुत सारी पार्टियां खड़ी हो गई हैं। राहुल गांधी का कोई भरोसा नहीं कि कब वो हाँ करे कब ना करे। तो एक थर्ड फ्रंट की भी वहां पे चर्चा शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर क्या करते हैं, ओवैसी क्या करते हैं और कांग्रेस पार्टी कितना बेइज्जत होकर के इस महागठबंधन से बाहर निकलती है, इसके ऊपर सबकी नजर है। बिल्कुल। केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, पीके और ओवैसी, इनकी जमीन पर क्या वजूद है बिहार के चुनावों में? कितना बड़ा फैक्टर? देखिए, फैक्टर तो है, सबका अपना अपना फैक्टर होता है। पिछली बार भी ओवैसी चुनाव लड़े थे और जीत कर आए थे 5 सीटों पर, और कई सीटों पर मुस्लिम वोट काटे भी थे। और जहां तक प्रशांत किशोर की बात है, वो जीतना अलग बात है, लेकिन ये हराने में भूमिका अदा करता रहा है। पिछले बार उपचुनाव में भी उस सीट पर राजद को हरा दिया जो उसकी परंपरागत सीट मानी जाती थी, बेलागंज, जहां का विधायक सांसद बन गया। और वो विधायक जो कि लगातार 5 बार से जीत रहा था नीतीश, भारतीय जनता पार्टी के इस आंधी में भी, लेकिन उस सीट पर प्रशांत किशोर ने क्या किया, उसने एक मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर दिया। मुसलमानों का 25-30 हजार वोट वो काट कर ले गया और फिर राजद हार गई चुनाव। अब दूसरे जगहों पर भी यही स्थिति है, क्योंकि प्रशांत किशोर का एजेंडा देखिए और जो वो राजनीतिक पार्टी बनाए उसके पहले उसकी पूरी स्ट्रेटजी कैसी रही। क्योंकि उसने जनता दल यूनाइटेड से नाता तोड़ा उस समय जब सीए एनआरसी का विवाद चल रहा था, सीए का आंदोलन। मतलब पीएम मोदी को टारगेट करो, उनके साथ नहीं रहना है और उनको टारगेट करने के लिए ऐसा सिचुएशन देखो जो कि मुसलमानों को पसंद हो। यानी सीए के समय वो मुस्लिम वोटों के लिए ही, मुस्लिम लोगों के साथ समर्थन के लिए ही उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को छोड़ा। उसके बाद लगातार वो मुसलमान नेताओं के साथ घिरे रहे। अभी भी उनकी एक स्ट्रेटजी है कि अलग अलग क्षेत्रों में, ज़्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों में वो मुस्लिम लीडर पैदा कर रहे हैं और साथ ही अपना उनका जो भी तरीका हो, पैसे देते, पैसे लेना और साथ में लोगों को जोड़ना, जितना भी 2% 1% लोग जुड़ सके। आम आदमी पार्टी अपनी स्थिति में है, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी मुस्लिम समर्थक है, इसे लेकर कोई शक तो हो नहीं सकता। चाहे दिल्ली की राजनीति में हो या गुजरात की राजनीति में हो, जहां कांग्रेस को चैलेंज करता है। तो ऐसे में ये लोग अलग अलग क्षेत्रों को टारगेट कर रहे हैं। सबका टारगेट बेस वही है कि जहां मुस्लिम वाली सीटें हो, 45 से 50 के बीच ऐसी सीटें जहां 10% से लेकर 70% तक मुसलमान। तो इन लोगों ने अपने स्ट्रेटजी बना रखी है और इसी से परेशानी हो रही है महागठबंधन के नेताओं को, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये लोग अगर जिस तरीके से पीके चल रहा है, ओवैसी चल रहा है और प्रशांत किशोर कन्हैया कुमार को लेकर भी सॉफ्ट दिखाई पड़ता है, क्योंकि कन्हैया कुमार भी पीएम मोदी को गाली गलौज करने वाला व्यक्ति, वो भी मुसलमानों के समर्थन में आने वाला। तो ऐसे में ये मोर्चा जो दिखाई पड़ रहा है, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि तीसरे मोर्चे की तैयारी चल रही है, अगर ये मोर्चा इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो 45 से 50 सीटें तो महागठबंधन चुनाव से पहले ही सरेंडर कर देगी। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अमित शाह 160 प्लस का प्लान लेकर चल रहे हैं, वो कामयाब होता दिखाई पड़ रहा है।
चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार चुनाव में एसआईआर अभियान को लेकर विपक्ष उलझा हुआ है, तो दूसरी तरफ तैयारियों में सत्ता पक्ष बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए ने महागठबंधन पर अपनी बढ़त अभी से बना ली है, जबकि विपक्षी गठबंधन के अंदर अब भी तालमेल की कमी साफ साफ दिखाई दे रही है। वहीं ओवैसी, केजरीवाल और पीके की पार्टी ने भी महागठबंधन के सियासी समीकरणों को बिगाड़ कर रख दिया है, जिससे साफ है एनडीए के साथ साथ छोटी पार्टियां भी विपक्षी गठबंधन को बड़ा जख्म दे सकती हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।